हेलो गाइस। आप जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम 7 फरवरी और 8 फरवरी को लगे हुए हैं। उसके रिकॉर्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंस टैग वर्ड्स की बात करूंगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हार्ड वर्क नहीं मांगता है, स्मार्ट वर्क मांगता है। सीटेट एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअल नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। उसमें अगर आपने पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स को अपने ध्यान ध्यान में रखा, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, और तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सीटेट एग्ज़ाम में आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर दिमाग में रख के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो 50 से 60% आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे। उसके बाद सही आंसर पे पहुंचना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे जो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हुए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स हम समझेंगे कि क्या हैं, कैसे। यहाँ पे लिखा है 20 से 25 अंक, मतलब अगर आप अभी अभी सीटेट का अपना कोई टेस्ट दे रहे होंगे, अगर आपके 40 50 70 नंबर आते हैं तो उसमें 20 25 नंबर जोड़ लीजिए इस एक वीडियो से, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सीटेट पास करने वाली वीडियो, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी वीडियो से सीटेट पास कर जाएंगे, लेकिन आपके सीटेट एग्ज़ाम में ये 4 से 5 नंबर इन्हेंस करने वाली वीडियो है। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिहार में टीचर हूँ 6 to 8 में, सोशल साइंस में। सिर्फ एक बार मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था और मुश्किल में 15 से 20 दिन ही पढ़ा था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप वर्ड्स उस समय हमने पढ़े थे और उससे बहुत ज़्यादा हमको हेल्प हुई थी। तो हम चाहते हैं कि वो हेल्प हम आपको भी प्रोवाइड करवा पाए, वो यही मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स लाए हुए हैं। आप जब भी सीटेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सही या गलत, उसमें आप बच्चे को भगवान मान के ही क्वेश्चंस के ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। बच्चे को आप इतना इम्पोर्टेंस दीजिएगा, कोई भी ऑप्शन में अपना ईगो साइड में रखिएगा कि नहीं हम उसमें कैसे सोचेंगे, नहीं बच्चा शैतानी करेगा उसको हम डांट देंगे, नहीं बच्चे को बैठाएंगे बस हम पढ़ाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा भगवान है, बच्चे को भगवान मान के आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। और आप देखो कितना आसानी से 90 110 नंबर लाना सीटेट में बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इन पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान दिया, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 10 से 15 नंबर बढ़ने वाले हैं बस इस एक मार्क छोटे से वीडियो से। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो बच्चों को सक्रिय रहने की बात कर रहा है कि बच्चा सक्रिय रहेगा, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के सक्रिय रहने की बात कर रहा है, तो आप उस ऑप्शन को पकड़ लेंगे। बच्चा सक्रिय मतलब बेस्ट ऑप्शन। अगर बच्चा किसी ऑप्शन में तुमको निष्क्रिय नज़र आ रहा है तो उसको पहले ही काट देना है, उस ऑप्शन को, इसको तुरंत एलिमिनेट कर देना है। ऐसे ही अगर कोई ऑप्शन है जिसमें बच्चा खोज रहा है, गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, मतलब वो ऑप्शन दी बेस्ट है, उसके सही होने के चांस 100% हैं। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों को नंबर देने की बात कर रहा है, मानकीकृत करने की बात कर रहा है, उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हुए चलेंगे कि वो ऑप्शन सही कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो देखेंगे, अगर बच्चा समझ रहा है, बच्चा समझ विकसित कर रहा है, तो वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे को दंड, सजा और भय देने की बात कर रहा है, मतलब उस ऑप्शन को आप देख के ही कह देना, मतलब बच्चा मतलब मेरा भगवान है, उसको हम कैसे डांट सकते हैं, बच्चे को सजा दे सकते हैं, बच्चे को भय में रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आगे हम चलेंगे, अगर कोई क्लास आपकी ऐसी चल रही है जो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित इसका मतलब बच्चा उसमें सक्रिय भागीदारी कर रहा है, बच्चा ही आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बच्चा ही उसमें कुछ गलतियां कर रहा है, सीख रहा है, मतलब वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आगे चलेंगे, अगर आप व्याख्यान या व्याख्या कहीं ऑप्शन में दिख जाता है कि व्याख्या की विधि से पढ़ा रहे हैं, व्याख्या हम कर रहे हैं, वो ऑप्शन गलत होगा। उस ऑप्शन को तुरंत आपको काट के चलना है। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, क्योंकि बच्चा भगवान है, हमेशा उसको प्रोत्साहित देना है, वो हमेशा ऑप्शन सही होगा। इधर इधर की तरफ हम पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ रहे हैं और इधर की तरफ निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चे को कोई तथ्य या कोई जानकारी रटाना या याद कराने की बात कर रहा है, तो उस ऑप्शन को तुरंत आपको काट देना है, वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। और हम बात करेंगे आगे, समालोचन की बात कर रहा है अगर कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन सही होगा हमेशा। अगर किसी ऑप्शन में समालोचन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हमेशा सही होगा। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को कुछ स्मरण करवाने की बात कर रहे हैं कि बच्चा ये तथ्य याद कर ले, बच्चा ये तथ्य स्मरण करे, मेमोरी में सेव करे, मतलब वो ऑप्शन
गलत होगा, उस ऑप्शन को आपको गलत करके चलना है। वही हम आगे बात करेंगे कि अगर बच्चा संवेदनशील है तो ऑप्शन सही होगा। रचनात्मकता, अगर बच्चा कोई क्रिएटिव कार्य कर रहा है तो उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। और पुस्तक केंद्रित अगर कहीं पे कोई ऑप्शन है तो आपको उसको काट के चलना है। पुस्तक केंद्रित ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। श्रव्य व दृश्य समागम, बच्चा देख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, मतलब वो ऑप्शन सही है। अगर कहीं बच्चे को हत्साहित करने की बात कोई करेगा तो ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, उस ऑप्शन को काट के चलना है। बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, मतलब वो ऑप्शन सही है। बच्चे को कलन विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मतलब ऑप्शन गलत है। बच्चा करके सीख रहा है, अगर किसी ऑप्शन में है कि लर्निंग फॉर डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है, मतलब वो ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, शानदार ऑप्शन है आपके लिए, है ना। अब बच्चे को सुंदर लेखन, मतलब कोई बच्चा अगर गलत के ऑप्शन में है कि बच्चा सुंदर लिख रहा है, सुंदर लिखनी है, सुंदर लिखनी कोई पैमाना नहीं है, बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है ना। तो सुंदर ऑप्शन अगर कहीं पे ऐसा है सुंदर लेखन, तो ऑप्शन गलत होगा। ऐसी बहुभाषिकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट भाषा के बच्चों को हैं, उनको आपको रिसोर्स मानना है, स्रोत मानना है। वैज्ञानिक शब्दावली अगर कहीं पे है किसी ऑप्शन में तो ऑप्शन को आपको काट के चलना है, ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। और अगर किसी ऑप्शन में ये दो चीज़ें आ जाती हैं, केवल और सिर्फ ही, जैसे ही ऑप्शन में नज़र आता है वैसे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। सीटेट का कभी भी कोई भी ऑप्शन केवल और सिर्फ ही अगर आता है तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता, आपको उसको काट के चलना है, ठीक है। आगे की कुछ बातें करेंगे हम, आगे की बातें भी आपके लिए कुछ, अब देखो उन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर कक्षा बाल केंद्रित है तो मतलब वो सही है, बाल केंद्रित है तो ऑप्शन वो ठीक है। और अगर शिक्षक केंद्रित है या पुस्तक केंद्रित है तो उस ऑप्शन को आपको हमेशा काट के चलना है। आगे चलेंगे, अगर आप देखेंगे बच्चा करके दिख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है, मतलब वो ऑप्शन सही है। और अगर बच्चे को रटाया जा रहा है, कुछ बच्चे को याद करने पे फोकस कर रहा है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन को आपको गलत करके चलना है, वो ऑप्शन आप कभी भी सही नहीं हो सकता। और अगर किसी में बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो ऑप्शन सही होगा। बच्चे को ऑप्शन हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित कैसे कर सकते हैं हम? बच्चा भगवान है भाई, बच्चे को हतोत्साहित कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन ही गलत होगा। प्रोत्साहन पे ध्यान देना है हमें। आगे चलेंगे, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, जिज्ञासु है, तो ऑप्शन सही होगा आपका। जिसमें भी ये समझ लीजिए आप सीटेट के क्वेश्चन में बच्चे को भगवान मान के ऑप्शन को टिक करना है। जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, बहुत बढ़िया, सही है। और अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को दंड और सजा देने की बात कर रहा है, उस ऑप्शन को तुरंत आपको एलिमिनेट करके फिर अगले ऑप्शन को चेक करना है। आगे की तरफ चलते हैं। सम्मान, बच्चा अगर कहीं किसी ऑप्शन में सम्मान की बात कर रहा है तो सही होगा। बच्चे पे बाध्य और बोझ अगर डाला जा रहा है तो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। बच्चा सक्रिय है, सो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बच्चा सक्रिय है तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सही होगा। बच्चा निष्क्रिय है, किसी भी हालत में बच्चे को निष्क्रिय नहीं करना है, किसी भी हालत में बच्चे को निष्क्रिय नहीं करना है, ठीक है। आगे की तरफ चले। समावेशी शिक्षा, समावेशी, अगर कोई ऑप्शन समावेशी की बात कर रहा है, सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब वो ऑप्शन सही होगा। अब लैंगिक असमानता, अगर कोई किसी ऑप्शन में लैंगिक असमानता अगर लिखी हुई नजर आ गई, उस ऑप्शन को तुरंत आपको काट के चलना है। दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ रहा है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा अपने ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ पा रहा है तो बस दी बेस्ट है। अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को व्याकरण नियम याद कराए जा रहे हैं, व्याकरण के नियमों को याद कराने की कोशिश की जा रही है, तो ऑप्शन को हमेशा आपको काट के चलना है, ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। संसाधन, त्रुटियों का महत्व, अगर कोई ऑप्शन है जो त्रुटियों को महत्व नहीं दे रहा है, मतलब बच्चा गलती कर रहा है तो उसको डांट देना है आपको, अगर वो त्रुटियों पे महत्व नहीं दे रहा है तो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ऐसे हम चलेंगे तो आगे देखेंगे। विविध गतिविधि, अगर किसी ऑप्शन में विविध गतिविधियाँ हो रही हैं तो ऑप्शन सही होगा। अगर कोई ऑप्शन है जो बच्चों को रैंक दे रहा है या ग्रेडिंग कर रहा है, तो ऑप्शन को हमेशा आपको पहले ही काट के आगे चलना है। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे सर्वांगीण विकास, अगर कोई ऑप्शन है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बात कर रहा है, मतलब वो दी बेस्ट ऑप्शन है, आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्वांगीण विकास सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा आपके लिए। आगे चलेंगे हम लोग।
भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग अगर बच्चा कर रहा है अपने साथियों के साथ में सीख रहा है तो दी बेस्ट ऑप्शन है। अब केवल मात्र यहाँ देशों को देखो, हमने अभी पहले बताई थी, इससे पहले आपको बताया था, अगर कहीं पे वैज्ञानिक ये इनका इस्तेमाल हो रहा है वैज्ञानिक शब्दावलियों का, तो आपको उसको हमेशा हटा के चलना है। वैज्ञानिक शब्दावली कभी बच्चों को रटाना नहीं है। केवल और मात्र अगर ऑप्शन में आता है तो उसको हमेशा आपको काट के चलना है। ऐसे करके अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए तो आप, अब देखो इसमें कुछ हमने वैज्ञानिकों के तथ्य लिए हैं, कुछ कुछ सीडीपी के जो वैज्ञानिक हैं उनकी कुछ तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर की बात करेंगे हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या था, क्या, चलो मैं कुछ सिद्धांतों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हार्वर्ड गार्डनर साहब थे, हार्वर्ड गार्डनर एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं कि बुद्धि टोटल कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। सीटेट में मैं गारंटी लेता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, मेरी गारंटी है आपको। इस वीडियो को आप इस वीडियो पे सीटेट के एग्जाम के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। वैसे तो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर, सबसे पहले ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए गए हैं। बुद्धि का एक कारक नहीं है, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। बुद्धि सिर्फ का कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि के कई कारक होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे भाषागत बुद्धि की बात करेंगे। भाषागत बुद्धि, अगर किसी के अंदर भाषागत बुद्धि होगी तो या तो कवि बनेगा या तो वो लेखक बनेगा। अब देखो स्थानिक बुद्धि, अगर किसी के अंदर स्थानिक बुद्धि है तो या तो वो चित्रकार बनेगा या तो वो विमान चालक बनेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किसी बच्चे के अंदर स्थानिक बुद्धि है तो वो क्या बन सकता है, तो वो तो चित्रकार बन सकता है या तो वो विमान चालक बन सकता है। ऐसे ही शारीरिक गतिक बुद्धि की बात कर रहा है। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है, अगर किसी के अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होगी किसी बच्चे के अंदर तो एक अच्छा डांसर हो सकता है, वो अच्छा जिम ट्रेनर हो सकता है, अच्छा एथलेटिक हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है ना। अगर किसी के अंदर तार्किक बुद्धि होगी, तार्किक मतलब तर्क करता होगा, तो तार्किक बुद्धि अगर किसी के अंदर है तो वो एक अच्छा दार्शनिक हो सकता है, वो स्वयं को जानने में सक्षम हो सकता है, अच्छा दार्शनिक होगा। अब प्रकृतिवादी बुद्धि अगर किसी के अंदर होगी तो वो क्या करेगा, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी तो वो एक प्रकृति, आप जानते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि होगी तो क्या होगा, किसान हो सकता है, पर्यटक हो सकता है। ऐसा करके इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप याद रखोगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे हम आगे चलेंगे तो देखेंगे नोम चॉम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत। इनका कहना है कि बच्चा भाषा अर्जन क्षमता उसके अंदर जन्मजात है, मतलब उसको समाज से भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं, उसकी मेमोरी में ऐसी बात फीड है कि वो भाषा जन्मजात सीखने की उसके अंदर क्षमता होती है। ये नोम चॉम्स्की का कहना है। अब देखो ये और क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है भाषा अर्जन क्षमता बच्चों के अंदर जन्मजात है, जन्मजात है। भाषा अर्जन क्षमता क्या है बेटा, जन्मजात। अब देखो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अब ये एलईडी की बात करते हैं, पूछा जाएगा एलईडी की बात कौन करता है, तो आपको याद रखना है नोम चॉम्स्की की बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ डिवाइस की बात करते हैं ये। अब देखो बच्चे के अंदर एलईडी पहले से फिक्स है, बच्चा वातावरण से भाषाओं को अपने आप ऑब्जर्व करता जाएगा, इनका कहने का मतलब है। अब देखो यहाँ पे इनका कहने, व्याकरण के नियम बच्चा कैसे सीखता है, इसी जो दिमाग में इसकी एलईडी फीड है इसी से वो व्याकरण के नियमों को सीखता रहता है। मस्तिष्क में भाषा अर्जन यंत्र व्याकरण के नियमों को समझने में मदद करते हैं। जो मस्तिष्क के अंदर एलईडी फीड है यही भाषा अर्जन करने में बच्चों को सहायता करती है, बच्चों को सहायक होती है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को एक बार फिर से लाया, आपको याद करा के मानेंगे इसी क्लास में। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में बहुत आसान है। अब आप बहुत सारे चीज़ों को समझो। लोग पहली बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है, समझ लीजिए आप। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एनहेंस करने वाला वीडियो है टोटल। और तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में अगर हमने अभी बात किया था तो देख लेते हैं एक बार। बाल केंद्रित शिक्षा है तो ऑप्शन सही है। बालक के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो ऑप्शन सही है। बालक को प्रोत्साहित कर रहा है अगर तो सही है। प्रेरित कर रहा है तो ऑप्शन सही है। बच्चे को अवसर मिल रहा है सही है।
बच्चा सक्रिय है तो वो सही है। अब देखो बच्चा निष्क्रिय है तो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। शिक्षक केंद्रित क्लास चल रही है, बच्चा बैठा हुआ है तो भी कभी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लास में प्रतियोगिता का माहौल बना रहे हैं आप, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रतियोगिता का माहौल बना रहा होगा, वो भी ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। कभी भी तुलना नहीं करेंगे आप, तुलना करने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा या नेगेटिव होगा। लालच या पुरस्कार देके अगर कोई काम, बच्चा कोई ऐसा काम क्लास में कोई क्वेश्चन लगा देता है, आप उसको लालच या पुरस्कार दे रहे हैं तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, ऑप्शन हमेशा गलत होगा। बच्चे को भय दे रहे हैं, चिंता दे रहे हैं तो हमेशा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये इधर वाले निगेटिव टैग वर्ड, बच्चा निष्क्रिय है ऑप्शन गलत, शिक्षक केंद्रित है तुरंत गलत, प्रतियोगिता का माहौल है गलत, तुलना नहीं कर सकते तुलना करना गलत, लालच देना पुरस्कार देना एकदम गलत, भय चिंता डर का भाव गलत, परिणाम रिजल्ट की बात अगर कोई कर रहा है तो भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब देखो बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सक्रिय है, बहुत अच्छी बात है, सही सही आंसर होगा। बच्चा को जिज्ञासु बनाने वाला अगर कोई ऑप्शन है तो भी सही होगा। बच्चा करके सीख रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है। बच्चा स्वयं सीख रहा है, बहुत शानदार ऑप्शन है। तर्क शक्ति बढ़ा रहा है कोई ऑप्शन, सही है। गुणात्मक विकास कर रहा है, सही है। अगर नेगेटिव वाले में देख लो, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल नहीं बनाना है आपको, अंक ग्रेड में बच्चों को नहीं बांटना है, नियम तो बिल्कुल बच्चे को बना ही नहीं सकते, बच्चा तो भगवान है। अनुशासन ना ना, बच्चे को अनुशासन नहीं रखना है, बच्चा भगवान है, बच्चे को अनुशासित नहीं करना है भाई। केवल ज्ञान और सिद्धांत की बात कर रहे हैं, गलत है। बच्चे पे दबाव देने वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, बिल्कुल गलत होगा। ऐसे हम आगे चलेंगे तो देखेंगे समग्र मूल्यांकन की बात कर रहा है तो सही ऑप्शन होगा। परिवेश और वातावरण से बच्चा सीख रहा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, एकदम सही होगा। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से अगर जोड़ ले रहा है बच्चा तो इससे बढ़िया कोई बातें नहीं हो सकती, एकदम शानदार बात है। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से अगर जोड़ दे रहे हैं आप तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो एकदम सही होगा। सभी आयामों एवं संस्कारों का समावेशन करना, अगर वो बच्चा कोई ऑप्शन दे रहा है तो वो ऑप्शन एकदम सही होगा। आपको देखो बच्चे पे दबाव डालना एकदम गलत। छूट भी नहीं देना है बच्चे को, कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, काम नहीं कर रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, छूट दे देंगे, उसको डांटेंगे मारेंगे, ना ना ना, छूट नहीं देना है आपको, उस पर ध्यान देना है क्यों नहीं काम कर रहा है, रेमेडियल वर्क करना है आपको। व्याख्यान नहीं, सिर्फ आप व्याख्या देते जा रहे हैं, बच्चा सक्रिय नहीं। मंथन नहीं, बच्चे को करके सीखने दीजिए आप। कंठस्थ, अरे कंठस्थ कैसे करा सकते हैं, बच्चे को कंठस्थ कराने पे ध्यान नहीं देना है आपको। रटाना मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन एकदम गलत। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा भाव नज़र आए तो आपको सरासर इसको गलत कर देना है, काट देना है, ये कभी भी सही नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। अब देखो जीन पियाजे की बात करते हैं। जीन पियाजे, वाइगस्की, कोहलबर्ग, इनसे कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में यार। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है वो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने क्या बोला है देखो। ये सबसे पहले पूछ सकता है फैक्चुअल में जीन पियाजे कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था, अपने बच्चों पे क्या किए थे, इन्होंने प्रयोग किए थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है पियाजे जी को। अब इन्होंने स्कीमा की बात की है। स्कीमा मतलब एक जानकारी का बंडल होता है बच्चों के पास, है ना। स्कीमा का मतलब होता है जानकारी का बंडल। अब आगे देखो वातावरण से अर्जित ज्ञान का संगठन को ही स्कीमा बोला गया है। जो वातावरण से ज्ञान अर्जित कर रहा है उसका जो भी जानकारी इसके दिमाग में अर्जित हो रही है उसी को स्कीमा बोला गया है ना। अब देखो उसके बाद है आत्मसातीकरण, इन्होंने बात किया है। दो चीज़ों पे बात करते हैं ये, एसिमिलाइजेशन और एकोमोडेशन। पुराने ज्ञान में नया ज्ञान शामिल करना, अगर बच्चा पुराने ज्ञान में नया ज्ञान शामिल कर रहा है उसका मतलब एसिमिलाइजेशन कर रहा है। वो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन वातावरण से तालमेल बिठा के, अगर पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करके वातावरण से तालमेल बिठा रहा है उसको बोलेंगे एकोमोडेशन। अब विकास की 4 अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था बताइए संवेदी मापक व्यवस्था, जो 0 से 3 वर्ष तक होगी। इंद्रिय द्वारा बच्चा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक। प्रयोगात्मक प्रतियोगिता करके बच्चा खेल के सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक। तर्क और चिंतन के माध्यम से बच्चा सीखता है। औपचारिक निष्क्रियात्मक 11 वर्ष से अधिक।
अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, जो उसके सामने मौजूद नहीं है उसका भी चिंतन करके वो सीखने का प्रयास करने लगता है। अब लियो वागोस्की की बात करेंगे। ये इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है लियो वागोस्की साहब। देखो, सामाजिक अंतःकरण की बात करते हैं वागोस्की साहब, सामाजिक अंतःकरण की बात करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, ये वागोस्की साहब रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे भाई साहब, रूस के वैज्ञानिक थे। अब मनोवैज्ञानिक, बच्चे का विकास समाज और संस्कृति के साथ बातचीत से होता है। इनका कहने का मतलब था, जो बच्चे का विकास है वो बच्चे का सामाजिक विकास बच्चे का समाज और संस्कृति के साथ संप्रेषण यानी कि बातचीत के साथ होता है। बच्चा का जो भी विकास होगा वो समाज की संस्कृति में जब बच्चा जाएगा, वातावरण में जाएगा, उससे संप्रेषण करेगा, उससे बच्चे के अंदर। अब देखो वाइगस्की साहब जेडपीडी की बात करते हैं, मतलब जेडपीडी स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़, सहारा देना। जैसे बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको सहारा देने की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग के भी 2 प्रकार बताए इन्होंने, हम आगे देखेंगे क्या। देखो समीपस्थ विकास का क्षेप स्कैफोल्डिंग है, भाषा और विचार। प्याजे बनाम वागोस्की, देखो कहते हैं, प्याजे कहते हैं पहले विचार आया बाद में भाषा आई। प्याजे साहब का कहना है कि पहले विचार आया बाद में भाषा आई। वहीं वागोस्की का कहना है पहले विचार का महत्वपूर्ण उपकरण है, भाषा पहले है। इनका देखो कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ। प्याजे का कहना है कि पहले विचार आया बाद में भाषा आई। वहीं वागोस्की का कहना है कि भाषा पहले आई। भाई बच्चा, भाषा पहले आई, उसी के बाद में ना उसके पास विचार आया। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है, ध्यान देना। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है कई बार। भाषा संज्ञात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या बोले हैं? भाषा संज्ञात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ चलते हैं हम। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। ये हमारे कोहलबर्ग साहब का है, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखो इस नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या बताया। हिंज की दुविधा है, क्या है? हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पर आधारित है कि उसकी पत्नी बीमार होती है एंड सो ऑन। तो लंबी कहानी है, इस विशेष कहानी पे नहीं जाना है क्योंकि आपका एग्जाम मात्र 5 दिन दूर है। तो कुछ और बातें करते हैं। देखो नैतिकता के 3 स्तर बताए कोहलबर्ग साहब ने। कौन कौन से? नैतिकता के 3 स्तर में पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक, उत्तर परंपरागत में बताया 13 वर्ष से ज़्यादा। अब पूर्व परंपरागत में क्या होगा? दंड और आज्ञा पालन, बच्चे के अंदर डर होगा दंड और आज्ञा पालन का। अब परंपरागत में क्या होगा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला भावना इनके अंदर आती है, सामाजिक अनुकरण और सार्वभौमिकता का सिद्धांत आता है। अब देखो नैतिक दुविधा बनाम नैतिक तर्कणा की बात करते हैं। नैतिक दुविधा सही और गलत, यहाँ पे देखो 2 प्रकार की बात करते हैं यहाँ पे। ये नैतिक दुविधा सही और गलत के बीच निर्णय में फंसना है, और नैतिक तर्कणा क्या है? प्रक्रिया जिसके द्वारा विकल्प चुना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो ऐसे करके हम, आप देखो अगर आपने पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड देख लिए, पॉजिटिव प्लस निगेटिव टैग वर्ड आपके दिमाग में हैं, और आप सही ऑप्शन, सिर्फ सही ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं कि हमको सही कौन सा है वो टिक लगा के बस आगे बढ़ना है, बल्कि आपको सीटेट में ये ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर आप इस मानसिकता, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, अगर आप इस मानसिकता के साथ में सीटेट के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अगर 80+ नंबर आ रहे हैं तो वो 100+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोग उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं सारी बातों को। हो सकता है क्लास हमारी समझ में नहीं आई हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं और पहली बार देने जा रहे हैं और इसको फिर कभी नहीं देना है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। सिर्फ एक बात, सही आंसर नहीं खोजने जाना है आपको, सही आंसर नहीं खोजना है कि जल्दी जल्दी से सही आंसर ढूंढें और आगे बढ़ जाएं, नहीं। इस फिनोमिना को आपको टेट में ध्यान देना है। टेट कॉन्सेप्चुअल होता है, टेट में इस चीज़ को ध्यान देना है।
लेकिन सीटेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, ध्यान दो। सीटेट में आपको कौन सा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन मिलेंगे आपको, ध्यान से पॉजिटिव, अगर कहीं पे उन टैग वर्ड में से कोई वर्ड आ जाता है उसको तुरंत काट देना है, तुरंत काट देना है, उसके बाद में आप उस आगे बढ़ेंगे। अगर इस माइंड सेट के साथ में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं आपके अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो उन 80 नंबरों को 100 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, आप आके मेरे से कमेंट करना, मेरे से बात करना। मैं गारंटी लेता हूं, मैं जब एक सप्ताह में इसको पढ़ के 107 नंबर ला सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक या 2 वीक, 1 वीक ही शायद हमने पढ़ा था, 1 वीक। और इसी सीटेट की बदौलत आज हम बिहार में बीपीएससी, बीपीएससी 6 to 8 में आज टीचर हैं हम। और हमने 2 फरवरी 2024 को ज्वाइन किया था। एक ही बार सीटेट एग्ज़ाम दिया है, और ये एग्ज़ाम ऐसे ही है, एक बार दीजिए निकलिए, इसको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना है, यही आखिरी और यही पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, 1% बेनिफिशियल है, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको आगे बढ़ाइए।